हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नर्सिंग केयर प्लान। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस पर ही क्लास ले लूँ। तो एक्चुअल में नर्सिंग केयर प्लान में क्या होता है, कुछ थियोरेटिकल पार्ट है और एक मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे बनाना है, इसे ईजी होता है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन भाई ये प्रैक्टिकल एग्जाम में नर्सिंग केयर प्लान के लिए बनाना मिलता है और उस पर अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, तो इसे पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो डेफिनेशन इसका क्या है? फॉर्मल प्रोसेस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एग्जिस्टिंग नीड्स एंड रिकॉग्नाइजेज अ क्लाइंट पोटेंशियल नीड और रिस्क। तो मेनली एक यह प्रोसेस है, रिटन में प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि एक रिटन प्रोसेस है, फॉर्मल प्रोसेस है, जिसके कारण ये हम लोगों को आइडेंटिफाई हो पाता है कि क्लाइंट का एक्चुअल नीड क्या है। साथ साथ ये भी पता चलता है कि क्लाइंट का पोटेंशियल नीड क्या है और रिस्क क्या क्या है। इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन अमंग नर्सेज, देयर पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू अचीव हेल्थ केयर आउटकम्स। तो यह एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है अमंग नर्सेज, देयर पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में। ये कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर पेशेंट कोई वार्ड में एडमिट है और उसे कुछ टेस्ट लिखा गया जैसे CBC LFT, समटाइम्स अगर नर्सेस नोट्स में जो पेंडिंग है कुछ टेस्ट अगर वो नहीं लिखती है, लेबोरेटरी वाले आएंगे, नहीं आ पाएंगे और ना तो उसका टेस्ट कंप्लीट हो पाएगा। तो जो भी रिटन प्रोसेस होता है, सिर्फ केयर प्लान ही नहीं, कोई भी रिटन प्रोसेस अगर होता है तो वो एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन गैप अदर हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का जो NCP भी है वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करता है, नर्सेज के बीच में, पेशेंट के बीच में और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करता है, जिसके कारण प्रॉपर केयर, टोटल केयर पेशेंट का मिल पाता है। अब इसका हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज असेसमेंट, सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट है वो है असेसमेंट। असेसमेंट में हम लोग पेशेंट का चीज़ें देखते हैं, तो क्या चीज़ें देखेंगे असेसमेंट में? अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट का तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट फील करता है, जो पेशेंट आपको बताएगा, वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। पेशेंट बता सकता है कि मैं फील कर रही हूँ कि मुझे वीकनेस है, मुझे डिजीनेस है, ठीक है, या उन्हें रात में नींद नहीं आई है, इंसोम्निया प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स वो खुद बताएंगे कुछ चीज़ें, तो वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स होता है जो आप ऑब्जर्व करते हो, भाई आप आइज से जो भी चीज़ें देखते हो वो आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। मीन्स वाइटल्स लिए, वाइटल्स के थ्रू आपको जो रिस्पिरेशन आया, टेम्परेचर आया, वो आपने ऑब्जर्व किया, देखा, तो वो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो पार्ट है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। ये मेन पार्ट होता है नर्सिंग केयर प्लान का। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस, तो इसे फ्रेम करना सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो अगर नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं आएगा तो NCP बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में दो चीज़ें हैं वो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक इसमें आता है रिलेटेड टू, एक जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग रिलेटेड टू लिखेंगे, और एक सेकंड पार्ट आता है उसमें एज एविडेंस्ड बाय, एज एविडेंस्ड बाय। तो आगे मैं जब एक एग्जाम्पल बताऊंगी तो उसमें आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें रिलेटेड टू और एज एविडेंस्ड बाय जरूरी आता है। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग डिजीज कंडीशन लेते हैं तो रिलेटेड टू मीन होता है कि किस रीजन के कारण ये डिजीज, ये जो प्रॉब्लम है वो हुआ। ठीक है, इसके कारण रिलेटेड टू में हम लोग लिखते हैं। एज एविडेंस्ड बाय मीन्स आपको कैसे पता चला कि ये प्रॉब्लम है, तो उसमें होता है एज एविडेंस्ड बाय। मेनली एज एविडेंस्ड बाय में जो चीज़ें हम लोगों ने सब्जेक्टिव डाटा और एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग एज एविडेंस्ड बाय में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में एक चीज़ें आती है वो है गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। गोल, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद में एक चीज़ और आती है
गोल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। तो जो भी नर्सिंग केयर प्लान है उस बनाएंगे तो उसमें कुछ गोल हम लोग पहले से सेटअप करते हैं, ठीक है। तो वो गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। तो गोल और एक्सपेक्टेड आउटकम भी हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस के साथ में ही लिखते हैं या अदर कॉलम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीजें जो है वो है प्लानिंग। प्लानिंग करना कि हम लोग इस केयर में क्या क्या प्लानिंग करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, वो प्लानिंग करेंगे। इंटरवेंशंस में फॉर्म में इंटरवेंशंस आता है। इंटरवेंशन मीन्स नर्सिंग एक्शन, क्या क्या नर्सिंग एक्शन हम लोगों ने दिया, क्या क्या हम लोग पहले तो प्लान करते हैं फिर हम लोग उस पर काम करते हैं, तो वो आता है इंटरवेंशंस में। इंटरवेंशंस बोल सकते हैं या इसको नर्सिंग इंटरवेंशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या नर्सिंग एक्शन। फिफ्थ चीजें है दैट इज इवेल्युएशन। हम लोगों को सारे चीजें अगर इम्प्लीमेंट कर दिए, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग किया था उसको इंटरवेंट कर दिया, ठीक है, जो चीजें हम लोगों ने एक्शन में कर दिया, जो हम लोग काम कर दिया, तो उसके बाद में इवेल्युएशन क्या होगा, क्या हम लोगों ने जो गोल अचीव, जो गोल सेटअप किया था क्या वो अचीव हुआ, ये हम लोग चीजें देखते हैं इवेल्युएशन में, ठीक है। तो ये जो है 5 चीजें हैं, मेनली आते हैं इसके कंपोनेंट में। फर्स्ट इज असेसमेंट, सेकंड इज नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, थर्ड इज प्लानिंग, फोर्थ इज इंटरवेंशन एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन, ठीक है। एक चीज और है जो कि प्लानिंग में हम लोग कुछ भी चीजें जो प्लानिंग करते हैं उसके साथ में रेशनल होती है। मीन्स कि हम लोग प्लानिंग जो चीज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका कुछ तो रीजन होगा, कोई साइंटिफिक रीजन होगा, कोई रेशनल होगा। तो हम लोग प्लानिंग के साथ साथ इंटरवेंशन इसका रेशनल भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल लेकर कि कैसे हम लोग बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग केयर प्लान जो बनाएंगे वो फीवर पे होगा, ठीक है, एनसीपी ऑन फीवर। तो फीवर के लिए हम लोग अगर बना रहे हैं तो फर्स्ट जो पार्ट होगा वो असेसमेंट होगा। सेकंड जो होगा वो होगा सेकंड जो होगा वो हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड होगा प्लानिंग, इसी में हम लोग गोल भी लिख लेंगे, ठीक है। प्लानिंग में ही अगर रेशनल लिखना होगा तो लिखेंगे, ठीक है। रेशनल भी हम लोग इसके साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना स्पेस नहीं है, मैं इसमें ही रेशनल आप लोग को बता दूंगी क्यों करते हैं, ठीक है। प्लानिंग के बाद में आता है इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस एंड लास्टली आएगा इवैल्यूएशन। तो एनसीपी जब भी हम लोग फ्रेम करेंगे तो पहला चीज है वो है असेसमेंट। आया था कि हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा पहले लिख लेंगे एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो चीजें बताएगा हमें वो चीज लिखेंगे सब्जेक्टिव डाटा में। तो मान लीजिए कि पेशेंट बता रहा है, पेशेंट क्योंकि फीवर है, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो किस पे बना रहे हैं, फीवर पे, ठीक है। कंडीशन क्या है, डिजीज कंडीशन फीवर। तो पेशेंट बोल सकता है, पेशेंट सेज दैट हिज बॉडी टेम्परेचर शॉर्ट में लिख रही हूँ, बॉडी टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, वो बता रहा है। साथ साथ बता रहा है हैव बॉडी एक, ठीक है, मतलब कि उसे पूरे शरीर में दर्द भी है एंड बैक पेन, ठीक है, और साथ साथ उसको पीठ में भी दर्द हो रहा है, ये उसने बताया। तो ये चीजें जो चीजें वो बताएगा वो हमें लिखना है सब्जेक्टिव डाटा में। नाउ ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों ने जो देखा, बाय टेकिंग वाइटल्स
by taking vitals observe by taking vitals observed body temperature, मान लो कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था, ठीक है, वाइटल्स लेते समय। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा में लिख देंगे, ठीक है, कि हम लोग जब वाइटल्स ले रहे थे तो क्या हुआ, बॉडी टेम्परेचर इतना है। नाउ नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस में जो प्रॉब्लम्स है पहले उसे लिखते हैं। तो क्या जो फीवर है उसके कारण जो प्रॉब्लम क्या होगा बॉडी में, कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज्ड है, तो क्या हो गया, अल्टर हो गया, बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, अल्टर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू, मैंने एक चीज बोला था कि आएगा रिलेटेड टू, मीन्स किस कारण से, तो जो भी फीवर होती है तो इन्फेक्शन के कारण होती है, तो हम लोग लिखेंगे इन्फेक्शन, रिलेटेड टू इन्फेक्शन। फिर एज इविडेंस्ड बाय, एक चीज और बताया था कि क्या होता है, कि कैसे आपको पता चला, तो रिलेटेड टू में तो कारण बताएंगे, एज इविडेंस्ड बाय कैसे, मुझे किस तरह से पता चला, तो सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट ने क्या बोला कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड है, साथ में ये कंप्लेन किया, और हम लोगों ने देखा वाइटल्स के थ्रू कि उनका बॉडी टेम्परेचर एक्चुअल में इंक्रीज्ड है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हम लोगों ने कैसे देखा, ऑब्जर्व जो किया, हम लोगों ने जो आईज से ऑब्जर्व किया उसे ही हम लोग एज एविडेंस्ड बाय में लिखेंगे, एज एविडेंस्ड बॉडी टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर है, दैट इज, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है इतना, तो हम लोगों ने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये नर्सिंग डायग्नोसिस इसका बन गया, ठीक है, ये है नर्सिंग डायग्नोसिस। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय रेज्ड बॉडी टेम्परेचर दैट इज 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब हम लोग इसका प्लानिंग करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग कुछ चीजें जो हम लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है चीज, जो हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं तो हम लोग उसके प्रॉब्लम को असेस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, असेस करेंगे, असेस क्लाइंट जनरल कंडीशन, उसके जनरल कंडीशन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जनरल कंडीशन को देखेंगे, उसके बाद ही कुछ हम लोग क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो जनरल कंडीशन को देखकर ही फर्दर कोई भी हम लोग जनरल एग्जामिनेशन उसका करते हैं, वाइटल्स लेते हैं। तो इसका एक चीज प्लानिंग में ही मैंने बताया था कि प्लानिंग एंड रेशनल, ठीक है, इसके साथ साथ रेशनल भी लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं, इसका रेशनल हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट ही लिख रही हूँ, आर से रेशनल। असेस क्लाइंट जनरल कंडीशन, तो जनरल कंडीशन क्यों देखेंगे हम लोग इसको, टू नो हिज कंडीशन, टू नो क्लाइंट कंडीशन, क्लाइंट का क्या कंडीशन है एक्चुअल में, क्या, टू आइडेंटिफाई, एक चीज हम लोग और भी लिख सकते, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग इसे देखने के लिए हम लोग पेशेंट का मेनली फर्स्टली कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लानिंग फर्स्ट। सेकंड प्लानिंग हम लोग क्या करेंगे, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशन उसे हम लोग देना है, तो हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। टू प्रोवाइड मेडिकेशन, टू प्रोवाइड मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। तो मेडिकेशन में दे रहे हैं, तो क्योंकि ये फीवर का केस है, तो फीवर में क्या एंटीबायोटिक चल सकता है, क्योंकि बॉडी एक है तो क्या हो सकता है, एनाल्जेसिक भी चल सकता है, पेन किलर भी चलेगा। तो जो भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो एनाल्जेसिक, या हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मेडिकेशन के थ्रू, टू प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है, ऐसे आप लोग भी लिख सकते हो। अभी मैंने मेडिकेशन सिर्फ लिखा है, ठीक है। इसका रेशनल क्या होगा,
रेशनल होगा। क्यों हम लोग दे रहे हैं? टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को घटाने के लिए, एंड टू रिड्यूस बॉडी एक, जो बॉडी एक है, जो पेन हो रहा है उसे कम करने के लिए, बॉडी एक या बैक पेन, ठीक है, जो भी इसको दे रहे हैं हम लोग, वो क्यों दे रहे हैं? या तो बैक पेन या बॉडी एक को कम करने के लिए, या जो फीवर है उसको कम करने के लिए मेडिकेशन दे रहे हैं। तीसरा चीज जो होगा वो क्या होगा? और क्या हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं इसके अलावा? मेडिकेशन दे दिए हैं, जनरल कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, क्या प्लानिंग कर सकते हैं? क्योंकि फीवर है, बैकएक है, तो हम लोग उससे रिलेटेड नर्सिंग केयर दे सकते हैं। तो फीवर है तो उससे रिलेटेड कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं प्रोवाइड कोल्ड स्पॉन्जिंग, ठीक है, कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड बैक केयर। बैक केयर के लिए क्या कर सकते हैं? तो बैक केयर प्रोसीजर कर सकते हैं, टू प्रोवाइड कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड बैक केयर प्रोसीजर, ठीक है, बैक केयर ओनली लिखेंगे, टू प्रोवाइड कोल्ड स्पॉन्जिंग एंड बैक केयर, ठीक है। तो इसका रेशनल क्या होगा? सेम हो जाएगा, ठीक है, मेडिकेशन का ही सेम हो जाएगा कि कोल्ड स्पॉन्जिंग दे रहे हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, बैक केयर उसके पेन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा, इसमें रेशनल मैं नहीं लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्पेस भी कम है। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीजें ऐड करेंगे, वो क्या होगा? हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। लास्टली हम लोग जो भी केयर प्रोवाइड कर दिए, मेडिकेशन दे दिए, तो कुछ एक पॉइंट हम लोगों को जरूर प्लानिंग में करना चाहिए कि कुछ उससे रिलेटेड हम लोग पेशेंट को एजुकेट करें, या उसके जो भी उनके साथ में जो उनके अटेंडर हैं, ठीक है, उनको भी कुछ एजुकेट करें फीवर से रिलेटेड या बॉडी एक से रिलेटेड। तो मेनली जो भी हेल्थ एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे फीवर से रिलेटेड, या ये इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन उन्हें अभी, या तो ये हो सकता है इन्फेक्शन की उनको इन्वायरमेंट्स के थ्रू लग सकता है, या समटाइम्स क्या होता है सीजनल के थ्रू हो सकता है, या वायरल प्रॉब्लम है, फीवर है, ठीक है, या बैक्टीरियल है, किस रीजन के कारण फीवर हुआ है, ये भी पता चल जाता है जब टेस्ट होते हैं और भी चीज़ आते हैं। मलेरिया के कारण फीवर हो सकता है, ठीक है, या कोई अदर डिजीज कंडीशन के कारण फीवर है, तो उससे रिलेटेड कुछ हेल्थ एजुकेशन हम लोग दे सकते हैं। हर कंडीशन में हेल्थ एजुकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको हेल्थ एजुकेशन देना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दे रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू फीवर, ठीक है। तो फीवर में हेल्थ एजुकेशन ये देना जरूरी है कि आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लूइड पीते रहें, तो ये उनको बताना है, ठीक है, साथ साथ उनके पेशेंट अटेंडेंट को भी बताना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका जो रेशनल होगा वो क्या हो सकता है? इसका रेशनल होगा टू इंक्रीज पेशेंट एंड फैमिली नॉलेज लेवल, ठीक है, सॉरी एजुकेशन है नॉलेज लेवल, ठीक है, नॉलेज लेवल थोड़ा इंक्रीज उनका हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब जो होता है वो प्लानिंग एंड रेशनल में ये चीजें आएंगी, ठीक है। इंटरवेंशंस तो बहुत ही इजी है लिखना, क्योंकि एक बार आपने जब ना प्लानिंग कर दिया तो उसी से आपको उसी पे बेस्ड आपको क्या करना है, अब काम करना है। तो अब प्लानिंग हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, इंटरवेंशंस में सेम चीजें हम लोग को लिख देना होता है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे असेस्ड क्लाइंट जनरल कंडीशन, इसमें रेशनल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है ये। सेकंड है प्रोवाइड मेडिकेशन, तो लिखेंगे हम लोग एडमिनिस्टर्ड, अगर इंजेक्शन है तो एडमिनिस्टर्ड लिखेंगे, या मेडिकेशन है तो भी हम लोग लिख सकते हैं कि एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस, ठीक है। अगर इंजेक्शन रहता है तो एडमिनिस्टर्ड लिखते हैं, अगर मेडिकेशन से तो प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अगर मेडिकेशन से तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोवाइडेड लिखेंगे, ठीक है, मेडिकेशंस प्रोवाइडेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो डॉक्टर, ठीक है।
उसके अलावा थर्ड जो है वो है कोल्ड स्पॉन्जिंग, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कोल्ड स्पॉन्जिंग गिवन या प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ठीक है। या एक चीज और इसमें है, बैक केयर भी है, तो अगर बैक केयर दिया है तो उसमें भी लिख सकते हैं हम लोग बैक केयर, केयर प्रोवाइडेड। हेल्थ एजुकेशन अगर हम लोगों ने दे दिया है तो लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन। तो मेनली जो नर्सिंग केयर होता है वो कंटिन्यूटी, जो कंसिस्टेंसी होती है केयर की, वो प्रोवाइड करने में इजी पड़ती है, जिसके कारण जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम होता है वो जल्दी ठीक होता है, ठीक है। पेशेंट को टोटल केयर मिल जाता है। एक चीज़ होता है पेशेंट सेंटर्ड केयर, वो हॉस्पिटल में मिलना ज़रूरी होता है कि पेशेंट सेंटर्ड केयर, पेशेंट को एक्चुअल में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस पर काम हो, ठीक है। तो सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उसके रिलेटेड, उससे प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो भी केयर हम लोग देते हैं तो वो होता है पेशेंट सेंटर्ड केयर। तो पेशेंट सेंटर्ड केयर किसके थ्रू मिल पाता है पेशेंट को? विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग केयर प्लान ये ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो होती है वो हम लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, जो इंटरवेंशन देते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग रिटर्न करते हैं, उसे लिखते हैं। गोल जो हम लोगों को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ गोल बनाएंगे, जैसे पेशेंट का प्रॉब्लम क्या था, फीवर, तो टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हम लोग को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर करना है, ठीक है, टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। पहले जो था बॉडी टेम्परेचर उस तरह वहां तक हम लोग को लाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का गोल हो गया। तो हम लोगों ने जो जो इंटरवेंशन दिए हैं, जो जो हम लोग एक्शन दिया है, तो क्या इसके बाद जो पेशेंट का जो कंडीशन है वो हम लोग लिखेंगे इवेल्युएशन में। तो इवेल्युएशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखेंगे आफ्टर गिविंग या प्रोवाइडिंग, जो भी लिखते आफ्टर गिविंग 4 आवर या 5 आवर 6 आवर, ठीक है। आफ्टर गिविंग 4 आवर केयर patient has reduced body temperature to 100 डिग्री। मान लीजिए कि अगर पेशेंट 102 था, आपके शिफ्ट में ये 100 तक हुआ, ठीक है। समटाइम्स 98 नॉर्मल भी हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर गिविंग केयर पेशेंट बॉडी टेम्परेचर गेट नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, ठीक है। या जितना भी है हम लोगों को, जो हम लोगों ने देखा कंडीशन को, बस उसे हम लोग को इवेल्युएशन में लिखना होता है, ठीक है। तो मेनली जो इसमें हम लोग है नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना, फ्रेम करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें मैंने बताया, ये आप लोग भी याद रखिएगा, रिलेटेड टू और एज एविडेंस्ड बाय, ठीक है। एज एविडेंस्ड बाय, रिलेटेड टू, इससे इजी होता है बनाना। नंदा डायग्नोसिस आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है, जिसमें सारा फ्रेम डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका जो प्रॉब्लम्स होता है वो फ्रेम किया हुआ रहता है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंदा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसे डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस फ्रेम करना, तो ये दोनों चीज़ें कभी भी मत भूलना, ठीक है। इसमें बाकी सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, प्लानिंग, रेशनल, इंटरवेंशन, इवैल्यूएशन, ये सब सारी चीज़ें आप लोग भी इसी ढंग से लिखने की कोशिश करना, तो आप लोगों को ये ईजी होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो। और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू योर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई अदर न्यू चैनल दैट इज श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स बताती हूँ। अगर प्रेगनेंसी कोई भी फैमिली मेम्बर में हो तो उनको आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो के बारे में बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।